हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। लूसेंट सीरीज में हम सेल ऑर्गेनली से पहुंच चुके थे, जिसमें हम लोगों ने प्लास्टिड तक कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है लाइसोसोम्स। ठीक है, सो ओके, लाइसोसोम स्टार्ट करते हैं ना। व्हाट इज लाइसोसोम? आपको अभी तक आपने जितने भी देखे उसमें लगभग डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आपको दिख रहा था। लाइसोसोम इज अ सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। कैसा है ये? सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन। यहाँ पे आप देखिए कैसे बन रहा है लाइसोसोम। यहाँ पे आपका सिंगल मेम्ब्रेन, यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस से बन रहा है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आपको पता है कि यहाँ पे इस तरीके से अगर रफ सरफेस होगा तो दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विल बी टर्म्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो यहाँ पे एकदम स्मूथ है उसको हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो आपको ये सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, दीज आर वेसाइकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद जो नेक्स्ट है, दिस इज गोल्जी। तो गोल्जी अपरेटस है। गोल्जी अपरेटस के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो वैक्यूल्स हैं, ये जो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये क्या है, इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकले हुए ये वैक्यूल्स हैं। ठीक है, तो कोई मान लीजिए कोई प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ है इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो वो प्रोटीन जो है इस वैक्यूल के अंदर आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर हम एक स्ट्रक्चर देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक वैक्यूल आया, इस वैक्यूल के अंदर एक प्रोटीन है। ठीक, ये प्रोटीन को हमें पैकेजिंग करनी है। तो उस प्रोटीन का फॉर्मेशन तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे राइबोसोम प्रेजेंट है। लेकिन इस प्रोटीन की पैकेजिंग होनी है, इस प्रोटीन के ऊपर एड्रेस लगाना है। इन्हें बेसिकली गोल्जी क्या काम करता है, वो पैकेजिंग का काम करता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको किसी को कुछ गिफ्ट करना है, ठीक है, जो दूसरे स्टेट में है या दूसरे देश में है, कहीं भी है, तो आप क्या करते हो, आप एक जो भी सामान है उसको रैप करते हो और उसके ऊपर एक प्रॉपर एड्रेस लिखते हो, उसका पिन कोड लिखते हो, एंड देन वो आपका ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे एड्रेस लिखना जरूरी है सिर्फ इसलिए ताकि वो सही लोकेशन पे पहुंचे, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे। क्योंकि यू नो एवरी प्रोटीन इज फॉर सम और द अदर फंक्शंस, किसी ना किसी फंक्शन से रिलेटेड होता है ये प्रोटीन। ठीक है, तो ये प्रोटीन किस फंक्शन से रिलेटेड है? क्या इसको अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान लीजिए, ये प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये गोल्जी अपरेटस में जाएगा। गोल्जी अपरेटस में इनकमिंग वैक्यूल्स है, इसमें ये प्रोटीन आया। गोल्जी अपरेटस ने इसका प्रोसेसिंग किया, इसकी पैकेजिंग की, इसमें एसिटाइलेशन सारी चीजें की, एंड देन इस वैक्यूल्स के जरिए वो उसको ट्रांसफर कर देगा, किसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये प्रोटीन चली जाएगी और वैक्यूल्स जो है वो फॉर्म कर देगा उसका एक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, इस तरीके से काम होता है। एक पाथवे है, न्यूक्लियस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपका आ जाएगा गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस से आपके वैक्यूल्स चली जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अब इस गोल्जी एपरेटस से ही आपके ये जो वैक्यूल्स हैं, इसी तरीके से दूसरे वैक्यूल्स जब बनते हैं तो वो बनाते हैं लाइसोसोम, और वो जो वैक्यूल्स हैं उनके अंदर धीरे धीरे एसिडिक कंपार्टमेंट्स बनने लगते हैं। धीरे धीरे वो अंदर ही अंदर एसिड बनाने लगता है। ठीक है, और एसिड बनाता रहेगा और धीरे धीरे वो वही एक सिंगल वैक्यूल, छोटा सा वैक्यूल जो है वो फ्यूचर में जाके एक ऑर्गेनेली में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और उसके अंदर क्या होता है, एसिडिक कंपार्टमेंट। अब ये जो एसिडिक कंपार्टमेंट है, अंदर क्या है, एसिडिक कंपार्टमेंट। ठीक है, अब एसिडिक कंपार्टमेंट मतलब मान लीजिए ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, तो अंदर की तरफ इसका पीएच लगभग 5.5 के अप्रॉक्स होगा इसका पीएच। ठीक है, और यहाँ पे एक तरीके से प्रोटीन पंप होता है। ये जो प्रोटीन पंप होता है, इसके जरिए बाहर से अगर कोई प्रोटॉन है वो अंदर आता रहेगा और अंदर का जो एसिडिक है वो बढ़ाता जाएगा। ठीक है, यानी कि बेसिकली पीएच को वो कम करता जाएगा, जितना पीएच कम होगा उतना ये एसिडिक कंपार्टमेंट होता जाएगा। ठीक है, अब ये एसिडिक कंपार्टमेंट का होना क्यों जरूरी है? उसमें जो डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं, इसमें बहुत टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स जैसे कि डाइजेस्टिव एंजाइम आप कह सकते हो, डाइजेस्टिव एंजाइम। अभी जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो क्या है, इसमें आपके बहुत सारे आएंगे, जैसे कि न्यूक्लियसेस जो डीएनए को और आरएनए को दोनों को डिग्रेड कर सकते हैं। प्रोटीनेजेस प्रोटीनेजेस जो प्रोटीन को डिग्रेड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके फ्रक्टोजेस हो गए, सुक्रोजेस हो गए, ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम कह लीजिए चाहे हाइड्रोलिटिक एंजाइम, वाटर का यूज करते हुए लाइसिस करना। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और लिटिक का मतलब होता है लाइसिस, मतलब ब्रेकडाउन। ठीक है,
क्या होता है? ब्रेक डाउन। तो यानी कि वाटर का यूज करते हुए ब्रेक डाउन करना ऑफ डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। डीएनए का हो सकता है, आरएनए का हो सकता है। मान लीजिए कोई ऐसी प्रोटीन है जो गलत बन गई। अब वो प्रोटीन गलत बन गई तो डिफरेंट जो फंक्शन करना है वो फंक्शन ना करके कोई और फंक्शन करेगी। ठीक है, तो कोई और फंक्शन ना करे इसलिए उसको हमें डिग्रेड करना है तो हम लाइसोसोम में भेज देते हैं। ठीक है, तो ये सब काम होता है। तो बेसिकली क्या है, किसका बना हुआ होता है लाइसोसोम? ये इट इज फॉर्म्ड बाय गोल्जी एपरेटस। किससे बना है ये? गोल्जी एपरेटस से बना हुआ है आपका ये लाइसोसोम। ठीक है, फंक्शन क्या है? डिफेंस में काम कर रहा है। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की गलत प्रोटीन बन गई, उस गलत प्रोटीन को ये खत्म कर रहा है, तो डिफेंस मैकेनिज्म भी है। ठीक है, यही लाइसोसोम है। बाई चांस ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे ये लाइसोसोम है, इसके ही सेल मेम्ब्रेन में कोई गड़बड़ी हो गई। ठीक है, या फिर इसका एसिडिक कंपार्टमेंट बाहर चला गया या अंदर खुद बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया, तो ये अपने आप को ही डिग्रेड कर देता है। तो जब ये अपने आप को डिग्रेड कर देता है तो इसको हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। जिसमें कोई और चला आया तो वो सुसाइड कर लेगा, या खुद भी अपना, मतलब कोई और चला आया तो उसको उसको मार देगा, या खुद अपने आप को ये अपने आप से सुसाइड कर लेता है। ठीक है, तो इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। कई बार एग्जाम से पूछता है विच ऑर्गेनेल इज टर्म्ड एज सुसाइडल बैग, तो वो होगा आपका लाइसोसोम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लाइसोसोम देखिए आपके एनिमल सेल में पाया जाता है। नॉर्मली आपका जो लाइसोसोम है वो किस में पाया जा रहा है? एनिमल सेल में। प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं होता, तो लाइसोसोम नहीं होता तो क्या प्रेजेंट है? वहां पे वैक्यूल होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ये पूरा का पूरा आपको ये मेम्ब्रेन दिख रहा है। अब ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये प्लांट सेल की बात आ रही है। ठीक है, बाहर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर क्या है? सेल वॉल होता है ना। जो प्लांट सेल होता है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल सेल में सेल वॉल तो नहीं होता। यहाँ पे बहुत बड़ा सा वैक्यूल होता है। ठीक है, ये वैक्यूल भी लाइसोसोम की तरह सिंगल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, लाइसोसोम की तरह ये भी सिंगल मेम्ब्रेन होता है, और इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है। इसके अंदर लिक्विड भरा होता है, लिक्विड फिल्ड विद फिल्ड विद सेल सैप। सेल का सैप होता है एक तरीके से। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कोई लीफ है, उसको आप एकदम पिस दीजिए तो एक आपको एक वाटरी सब्सटेंस मिलेगा, वो कहीं ना कहीं इस वैक्यूल के अंदर का होगा। ठीक है, तो इसमें सेल सैप भरा हुआ होता है। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन। उसको देखिए यहाँ पे माना जाता है, कई डिबेट होते हैं कि वैक्यूल्स प्लांट्स में पाया जाता है क्या एनिमल में पाया जाता है। सिंपल जो एक आपको याद रखनी है कि जो छोटे-छोटे होते हैं इस तरीके का सिंगल मेम्ब्रेन, उसको हम लाइसोसोम कहते हैं, जो एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। और जो बड़े-बड़े सेल्स होते हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन ही है लेकिन वो प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, अब ये वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करके रखता है। स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट कचड़ों को स्टोर करके रखता है, क्योंकि अगर कचड़े पूरे बॉडी में प्लांट के सेल में फैल जाएंगे तो डिफरेंट फंक्शंस करने के लिए वो हिंडर करेंगे। ठीक है, रोकेंगे उसको, इसलिए वेस्ट प्रोडक्ट को ये स्टोर करके रखता है। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड टर्जिडिटी ऑफ द सेल। टर्जिडिटी, अभी टर्जिडिटी क्या होती है? टर्जिडिटी ऑफ सेल। देखिए जैसे टर्जिडिटी का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि एक बैलून है। ठीक है, बैलून कैसा? एकदम इस तरीके से होता है। ठीक है, ऐसा बैलून नॉर्मली आपको इस तरीके से बैलून दिख रहा है। अब इस बैलून को जैसे इसमें हम एयर फिल करते हैं या वाटर फिल करते हैं, कुछ भी हम फिल कर रहे हैं, चाहे हम एयर फिल करें चाहे हम वाटर फिल कर रहे हैं, जैसे ही फिल करते हैं, फिल करने से क्या होगा? अंदर से प्रेशर पड़ेगा, सारे से इस सेल के मेम्ब्रेन पे प्रेशर पड़ेगा, चारों तरफ से इक्वली प्रेशर पड़ेगा, और धीरे धीरे ये जो आपका बैलून है वो इस तरीके से फूल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या कर रहा है, ये अंदर का जो एयर है या जो वाटर है, ये इसको टर्जिडिटी प्रोवाइड कर रहा है कि ये अपना एक सेल को अपने इस शेप को मेंटेन करके रख पाए। तो सेम वैक्यूल भी यही काम करता है। वो इस प्लांट सेल को एक एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक शेप प्रोवाइड करता है, तो ये टर्जिडिटी को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कई बार एग्जाम से पूछा हुआ है ये यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन रिलेट करता है जो आपने फर्स्ट क्लास पढ़ा था सेल के ऊपर, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये क्वेश्चन है उसी का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें कौन सा करेक्ट है? बैक्टीरिया कंटेन साइटोप्लाज्म बट वायरसेस डू नॉट। सेकेंड है बैक्टीरिया कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया। तो बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं प्रेजेंट होता। और जो वायरसेस हैं, वायरसेस वायरसेस में तो कोई सेल ऑर्गेनली ही नहीं होती, कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होता। ठीक है, वायरसेस में सिर्फ दो चीजें होती हैं,
एक तो उसमें प्रोटीन होता है जिसका जिसका वो बाहर की उसकी कवरिंग होती है, और इसके अंदर न्यूक्लियस बोल रहे, इसके अंदर जो है उसका मतलब डीएनए या आरएनए कुछ भी ऐसे प्रेजेंट होगा, ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है, यानी कि डीएनए हो गया या आरएनए हो गया, ये सब प्रेजेंट होगा, किसी में डीएनए होगा, किसी में आरएनए होगा, ठीक है। तो वायरसेस में ये दो ही चीज होती है, या तो प्रोटीन होगा या तो डीएनए या आरएनए कोई चीज होगी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है बैक्टीरिया कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया गलत हो जाएगा। वायरसेस कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, कोई ऑर्गेनेल ही नहीं होती, गलत हो जाएगा। वायरसेस हैव अ सेल मेम्ब्रेन, गलत हो जाएगा, कोई वायरसेस में कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। बैक्टीरिया कंटेन साइटोप्लाज्म, यस बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, आपने देखा है प्रोकैरियोट बैक्टीरिया ही तो है। ये आपका बाहर की तरफ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है आपको राइबोसोम्स दिख जाएंगे, इसके अंदर आपको इस तरीके से जो है न्यूक्लियस नहीं, इस तरीके से आपके डीएनए दिख जाएंगे, ये सब चीजें प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता बैक्टीरिया में बिकॉज इट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है और बैक्टीरिया में नहीं होता, सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following will happen if the medium surrounding the cell has a higher concentration than the cell। मान लीजिए ये एक मीडियम है मान लीजिए ये एक मीडियम है और इस मीडियम में एक सेल है, ठीक है। पूछा है क्या होगा इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल, अगर ये जो मीडियम है, यहाँ पे जो मीडियम है उसमें हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन, इसका मतलब यहाँ पे लो कंसंट्रेशन होगा, तो ऑस्मोसिस हो जाएगी, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चला जाएगा, यानी कि ये कैसा सोल्यूशन हुआ, एक सोल्यूशन हुआ हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो इसमें क्या होगा, वाटर जो है वो इस सेल के अंदर जाएगा, ठीक है, तो सेल विल गेन वाटर, सेल क्या होगा, उसको उसको वाटर मिलेगा, तो ये आंसर सही हो जाएगा। सेल विल डाई, नो सेल विल नॉट डाई, देयर विल बी नो चेंज, ऐसा भी नहीं है, चेंज होगा अगर हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन इस तरीके से अगर है तो चेंज होगा। अगर ऐसा बोला जाता कि बाहर का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू अंदर का कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता। नेक्स्ट है द सेल विल लूज वाटर, सेल तब वाटर लूज करेगा जब अंदर का कंसंट्रेशन हाई रहेगा और बाहर का कंसंट्रेशन लो रहेगा, तो यही जो है वाटर बाहर चला जाता, ठीक है। तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन फिर कहलाता हाइपरटोनिक, पर फिलहाल यहाँ पे होगा हाइपोटोनिक, ठीक है। तो सेल विल गेन वाटर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्लास में आपने किया था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो आपको रफ दिखता है, क्यों दिखता है माइक्रोस्कोप में, रफ क्यों दिखता है, किस चीज का अटैचमेंट है उसके ऊपर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो न्यूक्लियस का आपको पता है एक्सटेंशन है, ठीक है। अब ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपको इस तरीके से दिख रहा है, ठीक। अब इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमको दिख रहा है कि कुछ सरफेस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ सरफेस, यहाँ के ऊपर के जो सरफेस आपको दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं कि काफी रफ है, ठीक है। ये ऊपर का सरफेस आपका रफ दिख रहा है, नीचे वाला सरफेस आपको स्मूथ दिख रहा है, तो जो ये स्मूथ दिख रहा है इसको आप कहोगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो रफ दिख रहा है उसको आप कहोगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या चीज है जिसकी वजह से रफ हो गया, व्हाट आर दीज ऑर्गेनेल्स, व्हाट आर दीज सब्सटेंसेस, क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं राइबोसोम, और यही राइबोसोम जो प्रेजेंट होता है इसी की वजह से यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो पा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये राइबोसोम्स आर स्पेशली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आया है आपका वैक्यूल्स का आया है। इन प्लांट सेल द टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी इज प्रोवाइडेड बाय, जो टर्जिड का मतलब होता है ना, सेल ने अपना एकदम एकदम फ्लैसिड स्ट्रक्चर बना के रखा है, एकदम सेल ऐसा लूज नहीं है, सेल एकदम इस तरीके से, ठीक है, एकदम चारों तरफ से उसको अंदर से प्रेशर पड़ा हुआ है, वैक्यूल के वाटर की वजह से प्रेशर पड़ा हुआ चारों तरफ से, ताकि लीफ एकदम जो है खिल के दिखे, एकदम लूज ना दिखे। क्यों, किस वजह से ऐसा है, वो है वैक्यूल्स की वजह से, वैक्यूल्स फुल ऑफ सेल सैप, तो उसके वजह से टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड होती है, ठीक है। चलिए साइटोस्केलेटन समझते हैं। अब देखिए जैसे एक वैक्यूल जो है प्लांट सेल को एक टर्जिडिटी प्रोवाइड कर रहा है, उसी तरीके से नॉर्मल आपने देखा होगा एनिमल सेल भी तो इस तरीके से एकदम फ्लैसिड होता है, ठीक है। एनिमल सेल देखिए, ये बाहर का एनिमल सेल है, ठीक है, सेल ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बाहर दिख रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी तो आपको काफी फ्लैसिड दिख रहा है। तो ये फ्लैसिड क्यों दिख रहा है, क्यों इस तरीके से एकदम फूला हुआ है, क्योंकि इसके अंदर ना इस तरीके से फिलामेंट्स प्रेजेंट है, और ये फिलामेंट्स क्या है, ये तीन टाइप के फिलामेंट्स है, ये तीन टाइप के फिलामेंट्स है।
साइटोस्केलेटन 3 टाइप का होता है। एक तो होता है माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट, दूसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट और तीसरा है माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, ये 3 चीजें प्रेजेंट है। अब यहाँ पे ये जो माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है, ये सारी चीजें क्या कर रही है, इसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है। तो बेसिकली साइटोस्केलेटन का क्या काम करता है, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल। तो मान लीजिए अगर आपसे ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल हु प्रोवाइड्स, व्हिच ऑर्गेनेल प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल, तो आंसर हमेशा होगा साइटोस्केलेटन। ठीक है, लेकिन अगर पूछ रहा है कि टर्जिडिटी या रिजिडिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है एक सेल को या प्लांट सेल को कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो आंसर होगा वैक्यूल्स का। टर्जिडिटी या रिजिडिटी विल ऑलवेज बी रिलेटेड टू वैक्यूल्स ओनली। ठीक है, तो पहला चीज तो क्या है, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा, ये सेल को मोबिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है, इसकी वजह से सेल मूव भी कर पा रही है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये मोबिलिटी भी प्रोवाइड करता है आपका साइटोस्केलेटन। ठीक है, लास्ट जो हम आज ऑर्गेनली करने वाले हैं वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आपको 4 चीजें दिखती है। एक तो आपको सीधे सीधे ये पूरा का पूरा आपको न्यूक्लियस ही दिख रहा है। ठीक है, ये अंदर की तरफ ये जो आपको पूरा पूरा है, ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियस, हाँ ठीक है, ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में आपको ये 3 चीजें दिखेंगी। ठीक है, सबसे पहले आपको देखिए इस न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखिए। अगर मैं इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बनाऊं, तो ये आपका सिंगल मेम्ब्रेन हुआ और न्यूक्लियस होता है डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से डबल मेम्ब्रेन हो गया। अब ये जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये देखिए कंटिन्यूअस नहीं है, यानी कि न्यूक्लियस के ये जो मेम्ब्रेन या ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसमें क्या प्रेजेंट है, पोर्स प्रेजेंट है। और इन्हीं पोर्स के जरिए कोई भी चीज अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जा सकती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी चीज चली जाए, ये सेलेक्टिवली परमेबल होते हैं। ठीक है, ये जो है जिनको बाहर भेजना होता है उनको ही भेजते हैं और जिनको अंदर अंदर अलाउ करना होता है उन्हीं को करते हैं। ठीक है, तो ये सेलेक्टिवली परमेबल है। तो यहाँ पे पोर्स भी प्रेजेंट होता है, तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर। उसके बाद इस न्यूक्लियर पोर के अंदर जब आप एंट्री करोगे तो आप देखोगे इस तरीके से आपको जो है सैप दिखेगा, कुछ आपको स्ट्रक्चर, कुछ प्लाज्मा दिखेगा। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे आप सेल के अंदर देख रहे हो तो उसको आप क्या कह रहे हो, साइटोप्लाज्म। ये है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये बाहर की तरफ क्या है, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है, ये है न्यूक्लियर पोर। ठीक है, अब इसके अंदर आपको इस तरीके से काफी डार्क स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये जो डार्क स्ट्रक्चर है, ये क्या है, एकदम डेंस स्ट्रक्चर है, काफी हाईली स्टेन्ड है। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियोलस है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे ना इसका कोई एक मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, इसकी कोई अपनी मेम्ब्रेन नहीं होती। तो पहली बात, ये विदाउट मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, विदाउट मेम्ब्रेन। और उसके बाद दूसरी चीज, इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपको पता है कि आरएनए, नॉर्मली आप देखिए कि आरएनए जो है 3 टाइप्स का होता है। एक तो होता है एमआरएनए, ठीक है, जो आपका बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में। उसके साथ ही एक होता है टीआरएनए। ये जो टीआरएनए होता है वो भी एक मतलब इनडायरेक्टली वो भी प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, एक होता है इसमें आरआरएनए, जिसका मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए, टी ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे टाइप के आपके आरएनए। तो ये जो आपका राइबोसोमल आरएनए है, इस आरएनए का फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियोलस में। किसमें होता है, न्यूक्लियोलस में। क्वेश्चन पूछा है एक बार किसी ईयर में, आईएएस में ही पूछा है कि राइबोसोमल आरएनए का फंक्शन, या सॉरी राइबोसोमल आरएनए जो है वो कहाँ सिंथेसाइज होता है, तो आंसर होगा न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस में सिंथेसाइज होता है। बाकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में आप समझ लीजिए कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, पहली बात। उसके बाद इसमें न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ताकि ये कॉन्टैक्ट बना रहे उसका न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ, सॉरी साइटोप्लाज्म के साथ एक कॉन्टैक्ट बना रहे। उसी तरीके से जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ये कैसा होता है, ये काफी डेंस होता है। ठीक है, काफी डेंस होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, इसका कोई कलर नहीं है, कलरलेस फ्लूइड होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसी में क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है। इसी में क्या प्रेजेंट है, क्रोमैटिन।
और ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है ये न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। और क्रोमैटिन जो है प्रोटीन और डीएनए का बना हुआ होता है। किसका? प्रोटीन प्लस डीएनए का। बेसिकली आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा। ये स्ट्रक्चर जो है आपको इसको क्या कहोगे आप? क्रोमैटिन। लेकिन जब क्रोमैटिन, जब आपका ये सेल पूरा का पूरा सेल डिवीजन में इन्वॉल्व हुआ, यही क्रोमैटिन जो है आपका जो है डिवीजन के टाइम पे इस तरीके से क्रोमोसोम बन जाता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। फिलहाल के लिए आज इतना ही। थैंक यू।